अगर आप ये सोचते हो कि नौकरी के पैसे से मैं स्टार्टअप चला लूँगा तो ये गलत सोचते हो। अगर पैसे से चलता है स्टार्टअप तो बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत पैसा है, वो हर महीने नया स्टार्टअप खोल के छोड़ देते हैं और वो चलते रहते हैं। नौकरी में पैसा तो मिल जाता है लेकिन पैसे से आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। स्टार्टअप में तो बहुत कुछ लगता है जो पैसे से ज़्यादा होता है, पैसे से बियॉन्ड होता है। तो आपने जैसे अपनी कंपनी का नाम मुस्कुरादो रखा, हाँ जी। मुस्कुरादो प्राइवेट लिमिटेड। यस। तो ये वर्ड आपके दिमाग में कैसे आया कि मुस्कुरादो कंपनी का नाम होना चाहिए? तो इसकी भी इनफैक्ट कहानी है। जैसे आप जानते हो हम लोग सब कुछ एक्सेल में करते हैं। आजकल हर चीज़ एक्सेल में होती है, सारे डिसीजन एक्सेल के थ्रू होते हैं। कुछ भी करना हो एक्सेल में डाल दो जी। उसका एडवांस वर्जन चल गया गूगल एक्सेल। तो उस टाइम गूगल एक्सेल तो नहीं, लेकिन मैंने एक एक्सेल बनाई थी अपने लैपटॉप में। उसमें मैंने बहुत सारे नाम्स लिखे थे, बहुत सारे नेम्स लिखे थे। तो उसमें मुझे याद है करीब 300 से ऊपर नेम मैंने डाल दिए थे। और उसमें एक जो मेरे को काफ़ी फनी लगा था, जो मैंने डोमेन भी बुक कर लिया था, वो था यहाँ से ले लो.com। तो यहाँ से ले लो.com थोड़ा अजीब ही हो गया था। मतलब 1 साल भर तक मैंने बुक करके रखा डोमेन, पर जब मैंने किसी को बताया तो हर बंदा ही हंसने लगता था, क्या ले लो, कहाँ से ले लो, कैसे ले लो। तो फिर यहाँ से ले लो थोड़ा फ्लॉप हो गया था। मैंने कहा नहीं, थोड़ा ये फनी तो साउंड कर रहा है। नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। तो फिर मुस्कुरा दो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैं IBM के पास एक स्टार मॉल में टी रूम कंपनी करके टी शॉप होती थी, काफ़ी अच्छा एम्बियंस था उसका। तो उसमें मैं गया ऐसे ही ग्रीन टी पीने के लिए। उसका जो अंदर का एम्बियंस था बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत इंजॉय करता था, मैं कभी कभी जाता था वहाँ। तो मैं बैठ के ग्रीन टी अपनी पी रहा था और अचानक से फिर ये मेरे माइंड में थॉट आया कि मुस्कुरा दो कैसा नाम है। तो मैंने जाके सर्च किया मुस्कुरादो.com अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये अवेलेबल था डोमेन। वहां से मैंने एक अपने MNIT जयपुर IIM लखनऊ के जूनियर और मेरे फ्रेंड हैं संदीप, उनको फोन लगाया। मैंने कहा यार संदीप ये नाम कैसा है? वो कहता है बॉस ये नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोलता नहीं ये इतना अच्छा नाम अवेलेबल कैसे होगा, अच्छे नाम तो सारे ही ऑलरेडी टेकन है। मैंने कहा नहीं अवेलेबल है। बोलता फिर आप ऐसे करो, फोन काट दो, पहले बुक कर लो डोमेन, फिर अपन बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहीं टी रूम कंपनी में बैठे बैठे ये डोमेन बुक कर लिया था। और फिर मैंने जिसको भी बताया उसने अप्रिशिएट किया। तो अभी जैसे इसको बने हुए 8-10 साल हो गए हैं, तो मेरी लाइफ में ना मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को इस नाम पे मिले कि नाम बहुत अच्छा, नाम कैसे सोचा, नाम बहुत अच्छा, नाम कैसे सोचा। हर बंदा ऑफ कोर्स स्माइल करता है, जैसे नाम सुनता है पहले मुस्कुराता है बंदा। करेक्ट। तो वहाँ पे हमारी एक आइस ब्रेकिंग हो जाती है और हैप्पी बिगिनिंग होती है किसी भी चीज़ की। और हमारे सारे जो सप्लायर्स हैं वो भी बड़े फेवरेबली जानते हैं हम लोगों को। पर हम लोगों ने कोशिश करी, हमारे रेपुटेशन जो है, हमारा काम जो है, हमारे एक्शन जो है, हमारे वर्ड जो नाम है उसको मैच करने चाहिए। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं सारे स्टेक होल्डर्स को खुश रखने की। इनफैक्ट कंपनीज में मैक्सिमम जो प्रायोरिटीज होती हैं वो होती हैं कस्टमर कस्टमर कस्टमर, कस्टमर इज द किंग, ऐसे करके करते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। हम लोग सबसे पहले अपने सप्लायर को मानते हैं, फिर अपने स्टाफ को मानते हैं, फिर कस्टमर को मानते हैं। एकदम रिवर्स क्रोनोलॉजी हमारे यहाँ पे। तो प्रायोरिटीज ऐसे रहती है, पहले सप्लायर है या वेंडर है, फिर अपना स्टाफ है, फिर कस्टमर है। कुछ कस्टमर को चाहिए ही नहीं कि आप उसको ऊपर सर पे बैठा के रखो। कस्टमर को ये चाहिए कि मेरे को सही प्राइस में सही टाइम पे सही चीज दे दो, बस इतना ही चाहिए उसको। और वो तीनों सही हम मैच कर सकते हैं जब हमारा वेंडर हमारे साथ है, हमारा सप्लायर हमारे साथ है और हमारा स्टाफ हमारे साथ है। अगर ये दोनों हैप्पी हैं तो तीसरा अपने आप हैप्पी हो जाता है। वो बाई प्रोडक्ट है, उस पर फोकस इतना करने की जरूरत नहीं होती है। तो बस यही हम अपने वी ट्राई टू लिव अप टू द नेम ऑफ मुस्कुरादो। और जो ये नाम है मुस्कुरादो और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन की, तो ये मुझे लगता है काफी मैच करती है। क्योंकि जब भी आप किसी को रिवॉर्ड देते हो, किसी को रिकॉग्नाइज करते हो, तो 100% उसके चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराहट है वो आएगी आएगी। तो आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन था आपका। मुस्कुरादो.com। थैंक यू सो मच। वो आनी भी चाहिए, इनफैक्ट उसका अवार्ड मिल रहा है तो काफी कुछ किया है। वो सेलिब्रेशन का मोमेंट है, तो ही और शी मस्ट बी हैप्पी। और वो हैप्पी हो इसके लिए हम काम करते हैं। वो अपने अच्छे मोमेंट्स को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, अपने प्रोफेशनल लाइफ के, करियर की जो सक्सेसफुल मोमेंट्स होते हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको सेलिब्रेट कर सके खुशी के साथ। यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है मुस्कुरादो में। एब्सोल्युटली, ये बेस्ट नेम है। थैंक यू। तो कोविड के बाद जैसे आपने बताया कि आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ जी। और थोड़ा नहीं, काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तो आपने मुझे एक बार पहले बताया हुआ है, जब हम लोग अपने होम टाउन से आ रहे थे तब रास्ते में आपने एक इंसिडेंट बताया था। मैं चाहता हूँ कि आप वो बात जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। ओके। आपने बताया था कि बीच में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आपने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वापस जॉब पकड़ लेता हूँ। हाँ जी। और आपको शायद उस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा 70-80 लाख का पैकेज ऑफर हो रहा था।
फिर आपने अपने किसी दोस्त से बात की, तो वो क्या इंसिडेंट था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। वो एक फिनटेक कंपनी से थोड़ा ऑफर था, 70-80 तो नहीं, 60 से थोड़ा ऊपर का पैकेज था वो। तो वो ऑफर को देख के मैं थोड़ा सा एकदम डेविएट हो गया था एक बार मेंटली। मुझे लगा यार इतना सारा पैसा यहाँ से आ जाएगा तो अपने कर्जे सारे एकदम 1-2 साल में ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से, और वाइफ थोड़ा सा इसको हैंडल कर लेंगी। रेनू जो काफ़ी कैपेबल हैं, वो ऑफिस में सब कुछ कर लेती हैं, तो मुझे लगा ये हैंडल कर लेंगे साथ में। मैं एक बार जॉब में जाता हूँ, वहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ, बाद में वापस मैं आ जाऊँगा यहाँ पर फुल टाइम सर्व करने के लिए, नहीं तो फिर वही करती रहेंगी और मैं अपना जॉब कंटिन्यू करूँगा। दोनों में से एक बंदा जॉब करे तो थोड़ा सेफ्टी रहती है, ये सोच के थोड़ा सा डगमगाया था। लेकिन फिर मैंने जयपुर में अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ कही। उन्होंने कहा देखो आप नौकरी करके 2 साल में अपने कर्जे उतार लोगे, ये फैक्ट है, एकदम सही बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस करके ही 2 साल में अपने कर्जे उतार लो, ये भी हो सकता है। तो वो एक ऐसा मोमेंट था यार, ये सही कह रहा है, ऐसा हो भी सकता है। उन्होंने कहा देखो लर्निंग टाइम आपका चल रहा था, फिर ये कोविड वाला सिचुएशन था, दोनों चीज़ें पूरी हो गई हैं, कोविड खत्म हो गया है, लर्निंग टाइम आपका थोड़ा सा एक खत्म हो रहा है, या फिर वैसे खत्म तो नहीं होता, लेकिन अच्छे से लर्निंग हो गई है, अब आप अर्निंग फेज में आ सकते हैं, एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया। हाँ जी, तो अब इस एक्सपीरियंस के बाद नौकरी में जाओगे तो आपका जो लर्निंग हुई है ये एज इट इज़ आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे। तो मेरे हिसाब से आपको बिजनेस में रह के ही अगले 2 साल में कर्जे खत्म करने का जो है कोशिश करनी चाहिए, एज कम्पेयर टू नौकरी में जाके वहाँ की सैलरी से कर्जे खत्म करोगे। वहाँ आपको दिख रहा है इतना पैकेज, लेकिन इसमें आप 35-40% तो टैक्स ही दे दोगे, फिर बचेगा उसमें से घर के खर्चे होंगे, फिर आप ऑफिस में दोगे, फिर वो ऑफिस की सैलरीज पूरी नहीं हो पाएंगी आपकी सैलरी से, तो दिक्कत रहेगी। और अगर आप ये सोचते हो कि नौकरी के पैसे से मैं स्टार्टअप चला लूँगा, तो ये गलत सोचते हो। अगर पैसे से चलता है स्टार्टअप तो बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत पैसा है, वो हर महीने नया स्टार्टअप खोल के छोड़ देते हैं और वो चलते रहते हैं। नौकरी में पैसा तो मिल जाता है, लेकिन पैसे से आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। स्टार्टअप में तो बहुत कुछ लगता है जो पैसे से ज़्यादा होता है, पैसे से बियॉन्ड होता है। तो मेरे को उसकी बात बहुत समझ आई उस टाइम, एंड मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है फिर मैं फोकस्ड रहूँगा अपने स्टार्टअप के लिए ही। और मुस्कुरा दो में फिर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने अटैम्प्ट डाले हैं, और 2021 में हमारी बात हुई थी, वो 2021 से 2023 पूरे 2 साल ही मेरे को लगे। मार्च 2023 में हम लोग पर्सनली, मैं खुद और जो कंपनी है मुस्कुरा दो, जिसके ऊपर मशीन्स का या सैलरीज देने के लिए जो लोन लिए थे, या कोविड टाइम को पार करने के लिए जो लोन लिए थे, या रॉ मटेरियल के लोन्स थे, वो सारे बैंक की ओडी चल रही थी, टर्म लोन चल रहा था, वो सारे लोन जो है मार्च 2023 में हम लोगों ने ख़त्म कर दिए थे। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी गाइडेंस रही मेरे दोस्त की कि नौकरी करके आप 2 साल में कर्जा ख़त्म करोगे, उसकी बजाय बिजनेस करके ही 2 साल में कर्जा खत्म कर दो, ताकि बिजनेस भी रहे और आपका कर्जा भी खत्म हो जाए। और जो आपने जो पिछले 4-5 साल में जो एक्सपीरियंस लिया, अब उस एक्सपीरियंस को आप इसको ग्रो करने में हाँ, उसको लेवरेज कर सकते हैं, नहीं तो लेवरेज कर ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या फायदा। क्योंकि आप जॉब में चले जाओगे तो फिर वो बिजनेस वाला जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं उतना काम नहीं है। और अगर कंपनी इतना पैसा देती है तो फिर बाद में आप ये मान के चलना कि इतनी एनर्जी और इतना टाइम आपके पास बचेगा नहीं कि आप स्टार्टअप देख पाओगे। इतना पैसा दे रही है तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उनको अपना 100% दो, और 100 देने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगर आपने वहाँ 80-90 देने की कोशिश करी तो फिर बाकी 10% में कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर आप न वहाँ के रहोगे न यहाँ के रहोगे। तो मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए, या तो जॉब में ही फोकस करें 100%, पार्ट टाइम बिजनेस की ना सोचें, या फिर अपने धंधे में ही फोकस करें 100%, साथ में नौकरी की ना सोचें। तो मुझे लगता है फोकस बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक चीज़ पर फोकस किया जाए तो इंसान ग्रो हो सकता है। नौकरी में फोकस करेगा तो प्रोबेबली CEO के लेवल तक चला जाएगा, या बिजनेस में फोकस करेगा तो अपना बिजनेस को अच्छा फाइनेंशियली साउंड बना सकता है, और एक अच्छी कंपनी खड़ी कर सकता है अपने स्टाफ के लिए और दूसरे पूरे इकोसिस्टम के लिए। सारे स्टेक होल्डर्स खुश हो सकते हैं वहाँ पे। तो आपके इस एक्सपीरियंस को लेके आपको क्या लगता है कि किसको स्टार्टअप के अंदर नहीं घुसना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसे लोग जो इंतज़ार करने को तैयार नहीं हैं, जिनमें पेशेंस नहीं है, उनको स्टार्टअप में नहीं घुसना चाहिए, या फिर जिनके घर पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको स्टार्टअप में बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप की कहानी बाहर से जितनी फैशनेबल लगती है उतनी है नहीं, अंदर से बहुत मैसी है। आपका हर दिन फुल ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। उस टाइम पर आपको ये चाहिए कि जब आप घर जाओगे शाम को तो आपको कोई ना कोई हो जो सपोर्ट करे, कोई ना कोई हो जो एटलीस्ट सपोर्ट ना करे तो आपको टोंट ना करे। मैंने तो पहले ही कहा था ये क्या कर रहे हो, नौकरी मत छोड़ो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे केस में आई वाज लकी, मेरी वाइफ मेरे को हमेशा डे 1 से ही बहुत सपोर्ट किया। नौकरी छोड़ने से लेकर के कंपनी बिल्ड करने तक काफ़ी सपोर्ट उन्होंने न केवल मेंटली इमोशनली घर पे किया, बल्कि ऑफिस जा करके काम करके किया। इनफैक्ट अभी शी इज़ दी ओनली एम्प्लॉई इन माई कंपनी और ओनली पर्सन इन दी कंपनी जो
सारे काम कर सकती हैं, सारे मतलब वो टैली भी संभाल सकती हैं, अकाउंट्स देख सकती हैं, कॉम्प्लाइंस का जीएसटी रिपोर्ट ये वो सारा फाइल कर सकती हैं, एमसी का कॉम्प्लाइंस देख सकती हैं, सारी मशीनें चला सकती हैं, चाहे वो लेज़र मशीनें हैं, सब्लिमेशन मशीन है, प्लोटर हैं या कोई भी मशीन है, सारी मशीन चला सकती हैं। वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे बैठ के, कोरल ड्रॉ में या कैनवा पे बैठ के वो डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं, तो सेल्स भी कर सकती हैं, ऑपरेशंस भी देख सकती हैं, वो परचेज भी देख लेती हैं। अभी मैं यूएस गया 15 दिन के लिए, लास्ट ईयर भी 15 डेज़ के लिए मैं यूएस गया था, तो टोटली सब कुछ देख लेती हैं। और घर में तो ऑफकोर्स बच्चों को आराम से देखती हैं, जैसे अपने पेरेंट्स से मैं कम बातें करता हूँ, वो ज़्यादा बातें करती हैं। मैं प्रोबेबली वंस इन अ वीक टाइप्स बात करता हूँ, वो 3-4 टाइम्स इन अ वीक बात करती हैं, तो शी कैन मैनेज मैनी थिंग्स। तो मेरे को वो सपोर्ट था। तो मेरे हिसाब से पर्सनली अगर अपने ट्रेड्स की बात करें तो एक तो बंदा कंसिस्टेंट काम करता रहे, हर दिन रिजल्ट की परवाह किए बिना, और पेशेंस रखे, ये अपने आप में ट्रेट होने चाहिए। और फैमिली में कम से कम एक बंदा आपको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, जो आपसे सवाल ना पूछे बार बार और टोंट ना करे। और जब आपका लो टाइम चल रहा है तो फिर घर पे भी जाके अगर आपको वही सब सुनने को मिलेगा, टोंट मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगी, टूट जाएगा बंदा, तो वो फिर हिम्मत अंदर से आएगी नहीं कि आप कुछ करो। एकदम सही कह रहे हो, टूट जाएगा बंदा एकदम, और वो बंद कर देगा फिर, और बंद करके वापस से उसकी हिम्मत नहीं होगी फिर से वो शुरू कर सके। उसको लगेगा मैं पहले भी नहीं कर पाया, अब भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो लाइफ टाइम ऐसे कुंठा में ही जीता है। वो सोचता है कि यार नहीं कर रहे, तो ये अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को फिर से मैं समराइज़ कर दूं, एक तो अपना जो खुद का ट्रेड्स की बात करें तो कंसिस्टेंट काम करने की हैबिट होनी चाहिए, हर दिन वो काम करता रहे, चाहे रिजल्ट उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फीडबैक से सीखे और काम करे। दूसरा, उसमें पेशेंस होना चाहिए, 2 क्वालिटी खुद में चाहिए। और तीसरा, आपकी फैमिली में कोई ऐसा होना चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके वाइफ हो, स्पाउस हो, वो आपको ज़्यादा सवाल ना पूछे और टोंट बिल्कुल ना करे और सपोर्ट करे आपको इमोशनली, मेंटली। अगर फाइनेंशियली ना कर पाए तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट नीचे आती है, उससे पहले हमें इमोशनल और मेंटल सपोर्ट चाहिए होती है। तो आई थिंक ये सपोर्ट सिस्टम जिसके यहाँ नहीं है वो शायद ना करे तो बेटर है। ओके। आपने अपनी लाइफ की जर्नी में और टोस्ट मास्टर वर्ड बहुत यूज़ किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है ये टोस्ट मास्टर और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे कोई इसको ज्वाइन कर सकता है? थोड़ा सा वो उसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये टोस्ट मास्टर्स जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सबको सुनने में। ऐसे सुनते हैं तो लगता है पता नहीं क्या टोस्ट बनाते हैं, क्या करते हैं। इनफैक्ट 2012 में 31 जनवरी को इवनिंग में नोएडा में एक ट्रेनर ने मेरे को ये बताया था, कम्युनिकेशन स्किल्स पर ऑपरेशनल एक्सीलेंस की ट्रेनिंग थी, IBM की तरफ से मैं गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि गोपी मेरे को ये बताओ कि मैं आपके जैसा स्पीकर कैसे बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसे स्पीकर बनने के लिए पहले तो आप मेरे जैसे लोगों की ट्रेनिंग्स में आना बंद कर दीजिए। वो बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी था, लोग तो कहते हैं कि ज़्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स में आओ, लेकिन उसने कहा ये बंद कर दो। मैंने कहा फिर क्या करना है? उसने बोला कि आप ऐसे करो, आप टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन कर लो। मैंने पहली बार ये शब्द सुना था टोस्ट मास्टर्स। मैं नोएडा से मेट्रो से गुड़गांव आया और फिर घर पहुंचा थोड़ा लेट, रात को 10 बजे के आसपास। फिर मैंने डिनर किया और करीब 11 बजे मैं लैपटॉप खोल के बैठा सर्च करने की है क्या चीज़। तो मैंने देखा तो एकदम आई वाज शॉक्ड ऑन माय लेवल ऑफ इग्नोरेंस कि यार इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इतना वेल रिनोन्ड पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो जैसे ऑडियंस को भी आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं डिटेल में अगर थोड़ा सा बताऊं तो टोस्ट मास्टर्स 1924 में USA कैलिफोर्निया में बिगिन हुआ था। सो दैट मीन्स ये 101 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये लोगों की हेल्प करता है उनकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने में, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो वैसे तो ये मानते हैं कि टोस्ट मास्टर्स में यंग प्रोफेशनल्स को जाना चाहिए अपने करियर में अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, ताकि वो कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाएं और मीटिंग रूम्स में या ट्रेनिंग्स में या अपनी टीम के साथ बात करने में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, या क्लाइंट से सेल्स डील कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से एनीबडी हु इज़ मोर देन 18-19 ईयर्स उनको ज्वाइन करना चाहिए टोस्ट मास्टर्स, क्योंकि इसमें न केवल कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग ही सीखते हैं बल्कि लीडरशिप स्किल्स सीखते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में, बीट ऑफिस, बीट सोसाइटी, बीट होम, सब कहीं काम में आती हैं। वी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स। हम वहाँ सुनना सीखते हैं, वहाँ बोलना तो सीखते ही हैं, सुनना भी सीखते हैं दूसरों को, और सुन के अपना व्यू कैसे देना ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, ऑफेंड ना हो सामने वाला, वो सब भी सीखते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया था अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। एज ए मेंबर ज्वाइन किया था मैंने, फिर मैं क्लब प्रेसिडेंट बन गया IBM के अंदर ही, और फिर एरिया डायरेक्टर बना जहाँ पर मैं 5 डिफरेंट क्लब्स को मैनेज करता था। फिर मैं डिवीज़न डायरेक्टर बना जहाँ पर मेरे पास 25 क्लब्स थे। फिर PQD में बन गया प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर, जहाँ पर लगभग 100 के आसपास क्लब्स होते थे। और फिर नेक्स्ट ईयर में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर बना, जो कि हाईएस्ट रैंक होती है टोस्ट मास्टर्स के इस ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल के पहले। तो इसमें जब मैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर बना तो काफ़ी कुछ मिरेकल्स हुए लाइफ में। इनफैक्ट
वो साल टोस्टमास्टर्स की फीस 25% बढ़ गई थी, तो पूरे वर्ल्ड में नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, मेंबरशिप कम हुई, या फिर कहीं कहीं 2-3-4-5% बढ़ी। लेकिन मेरी जो टेरिटरी थी, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया पूरा, करीब 20-22 स्टेट्स हम कवर करते थे, उस टेरिटरी में हम लोगों ने कुछ काफ़ी कमाल कर दिए। हालांकि वो मैक्सिमम कमाल टीम की बदौलत हुए, मैं तो एक बस नाम मेरा हो गया, बाकी काम टीम ने किया था पूरा। तो इस कमाल में क्या हुआ, जैसे ग्लोबली बात करें तो 2-3% मेंबरशिप ग्रोथ हुई, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 60-65% मेंबरशिप ग्रोथ हुई। ऐसे ही नंबर ऑफ क्लब्स की बात करें, जैसे दुनिया में उस टाइम करीब 15,000 क्लब्स होते थे, तो 2% के आसपास नंबर ऑफ क्लब्स बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ वही 60% के आसपास नंबर ऑफ क्लब्स बढ़े, 60 से भी ज़्यादा 65% के आसपास रहे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला करके। फिर एग्जिस्टिंग क्लब्स की सक्सेस जो होती है वो बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, सबसे बड़ा पैरामीटर सक्सेस का वही होता है वहाँ पे, कि कितने क्लब्स ने अपने गोल्स मीट किए साल के। तो उसमें ग्लोबली 50% का एवरेज रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उस साल 126% क्लब सक्सेसफुल हुए थे। और लोग आज भी पूछते हैं कि 100 से ऊपर कैसे गए। बड़ा ही मिराकल था उस टाइम। हालांकि जो सेकंड हाईएस्ट था वो भी अच्छा परफॉर्म किया था, वो 105% डिस्टिंग्विश्ड क्लब्स किए थे, हमने 126% किए थे, 126% अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो अचीवमेंट्स रहे, इनसे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और मेरे को लगा कि एक टोस्टमास्टर्स में जहाँ मेरे को पैसे नहीं मिलते थे और मैं किसी भी बंदे को पैसे नहीं देता था, हम सब ने मिलकर इतने बड़े मिराकल्स किए, तो एक ऐसी कंपनी बिल्ड करूँ, मैं स्टार्टअप ऐसा बनाऊँ जिसमें मेरे को पैसे मिल रहे हैं और जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उन सबको भी पैसे मिल रहे हैं, तो और अच्छे से हम कर पाएंगे, और जो सक्सेस हमने यहाँ करी वो वहाँ भी रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो वहाँ से मेरे को एक अच्छा प्रोफेशनल बनने का मौका मिला, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिला, कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका मिला, लीडरशिप स्किल्स गेन करने का मौका मिला, एक्सपोजर भी मिला उनकी ट्रेनिंग्स में, जैसे मैं चाइना गया, स्पेन गया, इटली गया, यूएस गया, ये सारा एक्सपोजर भी टोस्टमास्टर्स के थ्रू ही मिल पाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, उन सबको टोस्टमास्टर्स ज्वाइन करना चाहिए। आई एम सेइंग सबको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ मिलेगा, वहाँ कोई चेन सिस्टम नहीं है, ऐसा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ये है कि एक दूसरे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख के सबको अच्छा लगता है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन 101 साल से चल रहा है, और इसको लोग कहते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट, वर्ल्ड्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट, क्योंकि है बहुत अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को पता है नहीं, तो इसलिए इसको सीक्रेट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको ज्वाइन करना चाहिए, और यहाँ से मैंने बहुत कुछ गेन किया, और वहाँ जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं बहुत कुछ गेन किया। पर उसमें भी ये है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, पुश करने के लिए आपको बहुत सारे लोग नहीं होंगे। हालांकि आपको एक मेंटोर मिलता है, पर मेंटोर भी तभी काम करेगा जब मेंटी में थोड़ा एंथुजियाज्म होगा, वो थोड़ा पुल करेगा, थोड़ा पुश करेगा, ऐसे करके ही काम चलता है। आई वॉज लकी अगेन, आई हैड सम अमेजिंग मेंटोर्स, तो उनकी बदौलत काफी कुछ सीख पाया वहाँ से। तो आप जैसे अभी मुस्कुरा दो में इतने बिजी रहते हो, तो आप अभी भी जुड़े हुए हो टोस्टमास्टर्स से? हाँ जी, एब्सोल्युटली। मैं हर संडे को सुबह 8:30 to 10:30 टोस्टमास्टर्स की मीटिंग में जाता हूँ। मेरा कमिटमेंट है कि मैं वीक में एक मीटिंग अटेंड करूँगा, ताकि मैं कनेक्टेड रहूँ इस प्लेटफॉर्म से, इस सोसाइटी से, ये जो कम्युनिटी है टोस्टमास्टर्स की, इससे कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि हर बार वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं खुद बोलता हूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस गेन होता है स्टेज पे जा करके, या फिर दूसरे जो स्पीकर्स होते हैं वो बोलते हैं तो उनसे कोई अलग अलग पर्सपेक्टिव सब लेके आते हैं लाइफ में। अलग अलग, किसी का एंटरप्रेन्योरशिप है, किसी का कुछ जॉब है, किसी का कोई पर्सनल लाइफ से कोई स्टोरी बताएगा। स्टोरीज़ बहुत मूविंग होती हैं, तो उन स्टोरीज से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, और एक कम्युनिटी बनी रहती है, आपस में लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, तो वी फील गुड। तो फील गुड तो है, और साथ में आप लर्न भी करते हो कुछ न कुछ, तो इसलिए मैं कनेक्टेड हूँ। इनफैक्ट इट्स माई 13th ईयर। मैं February 1, 2012 को ज्वाइन किया था। मैं हर 6 महीने में रिन्यू करता हूँ अपनी मेंबरशिप, और मैं कंसिस्टेंट वहाँ पे जाता हूँ। और वहाँ जो लोग हैं उनके साथ मिलकर आप कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। जैसे अभी मेरे क्लब में एक तरुण बंसल नाम से एक फ्रेंड है मेरा, उनके साथ मिलकर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। हमने कम्युनिटी फार्मिंग ज्वाइन की है, तो वहाँ एक प्लॉट या एक फार्म रेंट पे लिया है, वहाँ हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो प्योर वेजिटेबल्स अपने लिए उगाते हैं, और वीकेंड पे लेके आते हैं, खुद प्लग करके अपने हाथों से, बच्चों के साथ जाते हैं, और फिर ड्यूरिंग द वीक हम अपनी उगाई हुई सब्जियां खाते हैं। तो वी फील रियली गुड। तो वहाँ जो लोग मिलते हैं उनके साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे कर रहे हैं। ऐसे दूसरा एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ मिलके मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड एवरीबडी शुड ज्वाइन। आई हाईली रिकमेंड। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे आपको किसने मोटिवेट किया है, किसने सपोर्ट किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखो, मोटिवेशन टोटली एक्सटर्नल नहीं होता है, थोड़ा अंदर से भी आना चाहिए। तो अगर खुद इंसान मोटिवेट होने को रेडी ही नहीं है तो उसको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, या खुद रेडी है तो छोटी छोटी चीज़ें भी मोटिवेट कर देंगे उसको। तो इसमें मिक्स मैच होता है दोनों में। तो जैसे एक तो मेरी जो हैबिट है कंसिस्टेंटली काम करने की, उससे
लो टाइम को इतना मैं फील नहीं कर पाता हूँ। होता क्या है, और हाई टाइम में इतना हाई भी नहीं हो पाता हूँ, उससे सेलिब्रेशन मोड में नहीं जा पाता हूँ मैं। होता क्या है, जैसे मेरी काम करने की हैबिट है, तो मैं क्या करता हूँ, सुबह जाते ही ऑफिस में एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ। तो पहली टू डू लिस्ट में बहुत लंबी लिस्ट नहीं होती, 3-4 चीज़ें होती है, उसको मैं FTD कहता हूँ, फर्स्ट टू डू लिस्ट। फिर लेट्स से इवनिंग में लिस्ट बनाता हूँ मैं, ऑफिस से निकलने से पहले आधे घंटे पहले, उसको मैं LTD कहता हूँ, लास्ट टू डू लिस्ट। या दिन में मैं कुछ नॉन नेगोशिएबल आइटम्स की बना लेता हूँ, उसको मैं NNTD कह देता हूँ, ऊपर NNTD टाइटल दे दिया, नॉन नेगोशिएबल टू डू लिस्ट, कि आज ये अर्जेंट है, आज ये होने ही होने, किसी भी हाल में होने, कैसे भी करके होना। ऐसे बहुत सारे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स एक्रोनिम्स बना रखे हैं। तो ये जो छोटे छोटे टास्क हैं आपने लिख लिए और आप उसको करने में बिजी हो गए, और जैसे हो गया आपने टिक किया, फिर आपने टिक किया, फिर आपने टिक किया। और ऐसा नहीं कि वो बहुत लंबी मैंने बुक बना रखी है या नोटबुक बना रखी है, ऐसा नहीं है, किसी पेपर पे लिख लेता हूँ, काम हो गया, पेपर फेंक दिया, ऐसे होता है। तो ये जो काम करने की हैबिट है, इसके कारण मैं जब लो मोमेंट्स होते हैं तो मैं ज़्यादा लो फील नहीं करता हूँ। मैं काम में बिजी हूँ तो मेरा पूरा ध्यान काम में ही है, वो जो फेलियर वाला मोमेंट उधर जाता ही नहीं है। या फिर मान लो कोई काफ़ी अच्छी सक्सेस है, तो उस टाइम पे मैं सक्सेस को सेलिब्रेट करने में इतना बिजी नहीं होता, वो नेक्स्ट काम करने में या कुछ और छोटा मोटा काम करने में अपने आप को बिजी कर लेता हूँ। तो आई थिंक दैट्स अ गुड हैबिट। तो जैसे आपने बताया कि आपका काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्किल है, टोस्ट मास्टर से भी आपके काफ़ी लिंक बने, IBM, IIM लखनऊ, MNIT, काफ़ी बड़ा सर्कल है आपका, है ना, फ्रेंड सर्कल जो है। इन लोगों ने आपको आपके बिजनेस में कैसे कंट्रीब्यूट किया? ओके, सी, अब अगर आपको ये लगता है कि डायरेक्टली वो लोग आपसे सामान खरीदेंगे या फिर आपके सप्लायर बन के आपको सामान बेचेंगे, तो ये गलत है। ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। सोचा था मैंने ऐसा कि फ्रेंड्स तो खरीद ही लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स नहीं खरीदते हैं। और ऐसे बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स बिजनेस में भी हैं, तो वो बेचने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते मेरे को। तो आई थिंक ये सबका ही ऐसा ही है सिनेरियो। और एक मेरे जो जयपुर के फ्रेंड हैं सिद्धार्थ जी, वो कहते भी हैं कि बिजनेस और फैमिली को मिक्स नहीं करना चाहिए, और फ्रेंड्स जो फैमिली में ही काउंट होते हैं। तो उनका जो रोल है वो बिजनेस में हमसे परचेज करने की बजाय या थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बजाय कहीं बड़ा होता है। वो आपको इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी वहाँ से मिल सकती है। हालांकि मेरे को ऐसा कुछ कभी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं फाइनेंशियली उनसे मांगूँ, या फिर बिजनेस में डायरेक्ट मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उनके कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इनडायरेक्टली। जैसे उनसे मेरे को गाइडेंस मिलती है, काफ़ी कुछ मैं शेयर कर सकता हूँ उनके साथ, और वो मेरे डिसीजन लेने में बहुत सारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेरे फ्रेंड हैं बेंगलोर के, तो लास्ट ईयर मैं थोड़ा सा स्टक फील कर रहा था, और एक दिन मैं सुबह गया फ्लाइट से, दिन भर उनके साथ टाइम स्पेंड किया और शाम को वापस आ गया। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया वहाँ पे, लेकिन उनसे कुछ बातें करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उन्होंने अपनी एक कहानी बताई कि उनकी एक फैक्ट्री है और साथ में दूसरी फैक्ट्री है। तो दूसरी फैक्ट्री की कहानी ये बताई कि जब ये फैक्ट्री खाली हुई दूसरी वाली, तो ये एकदम खाली थी और हमें ज़रूरत नहीं थी इसकी, फिर भी हमने इसको रेंट पे ले लिया और 1 साल तक हमने खाली फैक्ट्री का किराया भरा है, और किराया भी काफ़ी अच्छा खासा, 12 लाख रुपए महीना। तो साल भर 1.5 करोड़ रुपए खाली फैक्ट्री का दे दिया उन्होंने कहा कि पास की ज़मीन कभी छोड़नी नहीं चाहिए, खरीदने का मौका मिले तो खरीद लेनी चाहिए, नहीं तो किराए पे लेने का मौका मिले, आपको ज़रूरत नहीं है तो भी किराए पे ले लेनी चाहिए। अब मैं जैसे ही वहाँ से आया, उसके 5-6 दिन बाद मैंने देखा कि हमारी जो फैक्ट्री है गुड़गांव में, उसके बगल में कुछ 2-3 फ्लोर एक फैक्ट्री के खाली हुए थे। और मेरे को उनकी बात याद आई। मैंने अचानक से अंदर जाके पूछा कि ये कौन खाली कर रहा है, कौन ओनर है। पता लगा ये ओनर है, उनका नंबर लिया और मैंने इमीडिएटली उसको बुक कर दिया। मैंने कहा मैं अगले 5 साल के लिए लीज पे लेना चाहता हूँ। तो वो एग्री हो गए। मेरे को ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन वो दोस्त से सीख के आया था और मेरे को एग्जीक्यूट करना था, मैंने ले लिया। अब 2 महीने वो फैक्ट्री खाली रही। मेरे को ऐसे लगा रेंट जा रहा, पर मुझे लगा ठीक है, उन्होंने तो साल भर भरा ही है ना। उसके बाद एकदम अचानक से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया कि वो साल भर का किराया 2-3 महीने में वसूल हो गया उनका। तो ऐसा हमारे साथ भी हो ही सकता है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि 3 महीने के बाद वो हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस लिया था वेयर हाउसिंग के लिए, वो एकदम फुल हो गया। एक में पैकेजिंग मटेरियल है, दूसरे में इन्वेंट्री है, ऐसे करके पूरा ऑक्यूपाइड है, फुली ऑक्यूपाइड है। नाउ व्हेन आई लुक बैक, मैं सोचता हूँ कि यार ये तो अगर नहीं लेता उस टाइम पे मैं, तो कैसे मैनेज करते। करेक्ट। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं बता सकता हूँ कि दोस्तों से मेरे को मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। कई सारे फ्रेंड्स मेरे को बुक्स रेफर करते हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी ग्रोथ में उनका। वो कहते हैं यार ये बुक पढ़ी आपने, मैं कहता हूँ नहीं पढ़ी, तो बोलते हैं ये पढ़ लो। मैं इमीडिएट परचेज करता हूँ और उसको पढ़ लेता हूँ। उससे मैं जो सीखता हूँ वो एक तरह से मेरे बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ की एक सीढ़ी है, और वो मेरे को एक फ्रेंड के थ्रू या रिलेटिव के थ्रू मिली।
तो मुझे लगता है दोस्तों का वो वाला कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है, उसको नेगेट नहीं कर सकते। आपको कस्टमर्स बहुत मिल जाएंगे लेकिन इतने क्लोज फ्रेंड या फैमिली वाले बहुत नहीं मिलेंगे, वो गिने चुने आपके 15-20 लोग ही रहेंगे। तो आई थिंक उनकी वो जो इंपॉर्टेंस है उसको कभी डिनाई नहीं कर सकते। करेक्ट। और वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे आपके दोस्त ने भी पहले बताया था कि आपने जैसे मेंशन किया कि पैसे से बिजनेस नहीं होता, खाली पैसे से बिजनेस नहीं होता। तो वही है कि जरूरी नहीं कि आपके फ्रेंड्स आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें तभी वो सपोर्ट माना जाएगा। देयर आर मैनी अदर थिंग्स कि वो इनडायरेक्टली आपको गाइड कर सकते हैं। एक सही गाइडेंस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे तो लगता है कि फाइनेंशियली दोस्तों के साथ ऐसे ट्रांजैक्शन करनी भी नहीं चाहिए। आई विल टेल यू अनदर एग्जांपल। एक काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो एक बार मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरे को 2 लाख रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा यार मुकेश देखो पैसे तो पड़े हैं मेरे पास, अब 2 लाख तो क्या मैं ज़्यादा ही रखता हूँ अकाउंट में, हमेशा रहते ही हैं पैसे, तो 2 लाख छोटी सी अमाउंट, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, चाहूँ तो अभी मैं 2 मिनट में ट्रांसफ़र कर दूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा आपको। मेरे को उस टाइम बड़ा झटका लगा। मैंने कहा इतनी अच्छी दोस्ती है, हम इतने बात करते हैं, एक दूसरे के लिए काम भी करते हैं, वो मेरे कस्टमर भी हैं और अच्छा रिलेशनशिप है हमारा, बिहेवियर अच्छा एक दूसरे का, तो मना क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैंने ना पैसे के पीछे बहुत दोस्त को आए हैं, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, 3 लाख शुरू में दे रहा था, और बाद में उन लोगों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कई सारे लोग फ़ोन नहीं उठाते, तो इतने सारे दोस्त मैं गंवा चुका हूँ पैसे के पीछे, तो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं आपको गंवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। आई एम रियली सॉरी। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल जो ट्रबल है ये जल्दी दूर हो जाए और आप अच्छा पैसा अर्न करने लगें और आपको इस तरह की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको ऐसे ज़रूरत है कि मैं कुछ और डिस्कशन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो आप कभी भी आ जाओ, बैठ के अपन बातें करते हैं। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ गिविंग गाइडेंस, बट मैं पैसा नहीं दूंगा। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, मेरे को अगले महीने मेरी इवेंट है, इसके लिए कुछ सामान चाहिए तो मैं आपको ऑर्डर दे देता हूँ। तो वो मैंने कहा ठीक है ये भी अच्छा है। तो उन्होंने करीब 65,000 to 70,000 रुपीज़ का वो ऑर्डर दिया था। एंड उन्होंने कहा वैसे इवेंट तो 1-1.5 महीने बाद है, लेकिन आप अभी भी डिलीवर कर दोगे, मैं हाथों हाथ पैसे भी दे दूंगा। तो नेक्स्ट डे मैंने डिलीवर कर दिया, उन्होंने इमीडिएटली सामान डिलीवर होते ही 1 मिनट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि दोस्तों की इंपॉर्टेंस बियॉन्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए और थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अगर पैसे से रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं तो एक बार बुरा बनने में फ़ायदा है, करेक्ट। बार बार या लाइफ टाइम के लिए एक कड़वाहट डालने में कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे आप दोस्त या रिश्तेदार खोते रहेंगे पैसे के पीछे, तो फिर वो पैसा एक ईगो का कारण भी बन जाता है। तो मुझे लगता है बिजनेस और पैसा थोड़ा सा अलग ही रखना चाहिए। दोस्ती अपनी जगह पर है, वो इक्वल लेवल पे, इक्वल ग्राउंड पे होनी चाहिए। कोई कौन क्या कर रहा है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो आपके साथ बिहेवियर कैसा है, और जब आप बैठते हैं साथ में तो कैसी बातें करते हो और क्या आपकी वाइब्स रहती हैं उस टाइम पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मुझे आपके दोस्त का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो जिस तरीके से उन्होंने आपको डिलीवर किया वो मैसेज, वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि दोस्ती के अंदर ये हो जाता है कि आप हाँ करोगे तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, ना करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो उस डिलेमा के अंदर कई बार चीज़ें फंस जाती है और फिर वो रिलेशनशिप जो है वो अगर दिया तो भी खराब हो जाएगी, नहीं दिया तो वैसे खराब हो जाएगी। मैं उस लर्निंग को यूज करता हूँ। मेरे से भी जब एक दोस्त ने पैसे मांगे तो मैंने मना कर दिया, कई बार मैंने मना किया, लेकिन एक दिन एक ने बहुत अर्जेंसी दिखाई और कहा कि यार बहुत ही ज़रूरत है, मैं 7 दिन के अंदर अंदर आपको वापस कर दूंगा। तो 3 लाख रुपए उनको देने थे, तो मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ, आप ऐसे करो मेल डाल दो मेरे को कि आप 15 दिन में वापस कर दोगे। तो उसने कहा 15 नहीं 7। मैंने कहा नहीं आप 15 लिख दो, दे देना साथ में। और मैंने कहा रेनू हमारे यहाँ हैंडल करती है फाइनेंसेस, आप उन्हीं को डालना, मैं उनसे बात करता हूँ, वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उन्होंने रेनू को मेल डाल दिया, तो रेनू ने ट्रांसफ़र कर दिया मेरे कहने से पैसे। और उसके बाद वो 3 लाख रुपए लेने में हम लोगों को 6 महीने लग गए। 6 महीने लग गए, थोड़ा डांट के, थोड़ा प्यार से, ऐसे रेनू ने बात करी, कभी मैंने बात करी, ऐसे करते करते फिर थोड़ा उनसे बिजनेस है उनका भी, उनसे भी थोड़ा सामान खरीदा, ऐसे करके हम लोगों ने वो पैसे मुश्किल से निकाले हैं, 3 लाख रुपए 6 महीने में। फैमिली एंड फ्रेंड्स में ये जो मनी ट्रांजैक्शन वाला जो ये मेरे हिसाब से अवॉइडेड होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से हर व्यूअर का एक्सपीरियंस होगा कि उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड्स में बहुत ही विश्वास के ऊपर किसी को पैसे दिए। वो हो सकता है 5,000, 10,000, 5 लाख, कितना भी हो सकता है, और फिर वो ही स्ट्रगल कर रहे हैं उसको वापस लेने के लिए। जिसने लिया उसको कोई परवाह नहीं, जिसने दिया वो बेचारा नहीं, कई बार लिया उसको भी होती है परवाह, लेकिन वो कुछ पता नहीं कर नहीं पाता, या फिर कर पाता तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हो
कि क्या ट्रबल है, मैं कब दूंगा, क्लियर नहीं बोल पाते बंदे। करेक्ट। तो क्लैरिटी तो होनी चाहिए, अगर कहीं लेना भी पड़े तो क्लैरिटी होनी चाहिए। और उस केस में आपको फिर वो ऐसे नहीं ट्रीट करना कि मेरे दोस्त का पैसा है, ऐसे ट्रीट करना है कि मैंने बैंक से ले रखा है या फिर किसी अनजान से ले रखा है, मेरे को देना ही देना है। उस टाइम हम देते, जैसे बैंक की EMI आती है क्रेडिट कार्ड की, तो अगर नहीं है तो भी भरते ही है ना, हमें देनी पड़ती है, उसको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो वो कैसे देखते हैं वो बहुत ज़रूरी है उस केस में। ठीक। तो दोस्तों का कंट्रीब्यूशन तो है डेफिनेटली, अनडाउटेडली, इनडायरेक्टली है, और डायरेक्ट से बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताओ जो मेरे को पर्सनली मुझे भी समझना है और हमारे व्यूअर्स के लिए भी शायद वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। आप अपने बिजनेस में बिजी रहते हो, फैमिली भी है, बच्चे हैं, तो ये सारा कैसे मैनेज करते हो कि बिजनेस को कैसे टाइम दे रहे हो, फैमिली को कैसे टाइम दे रहे हो, अपने खुद के लिए कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो, वो थोड़ा सा अपना रूटीन समझाओ मुझे। अगर इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की बात सोचोगे ना आप, तो बैलेंस करना लगभग इम्पॉसिबल है। कभी कोई पलड़ा भारी, कभी कोई हल्का, कोई भारी, कोई हल्का, ऐसे रहेगा। पर एक वर्ड होता है इंटीग्रेशन। अगर दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपस में आराम से पीसफुली सही तरीके से दोनों सक्सेसफुल चल सकते हैं। तो मैंने समहाउ दोनों को इंटीग्रेट कर रखा है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ऐसा नहीं कि 3 बजे उठता हूँ, मैं 6 बजे आराम से उठता हूँ। और उसके बाद सबसे पहली प्रायोरिटी होती है बच्चों को रेडी करके स्कूल छोड़ के आना। तो वाइफ उनके लिए नाश्ता रेडी करती हैं और मैं उनको नहला धुला के रेडी कराता हूँ। और फिर पहले बेटी को बस में छोड़ के आता हूँ और फिर बेटे को स्कूल छोड़ के आता हूँ। लेकिन बेटी को बस में छोड़ के आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर बेटे को स्कूल छोड़ते हुए अपने ऑफिस पहुँच जाता हूँ। तो मेरा ऑफिस पहुँचने का टाइम 7:55 है, क्योंकि बेटे की स्कूल 7:45 पे ड्रॉप करना होता है। तो 7:55 तक वो ऑफिस पहुँच जाता हूँ। तो फिर मेरे पास एकदम डेडिकेटेड, पीसफुली, शांति से कुछ स्ट्रेटजी वाला काम करने के लिए 1.25 घंटा होता है। तो उस टाइम पे वो लगभग सारे काम निपटा लेता हूँ मैं फ़ोन को बंद करके। फिर ऑफिस 9:15 पे बिगिन होता है। हमारा ऑफिस एक प्रेयर के साथ शुरू होता है। प्रेयर और ओथ हमारे ऑफिस का रूटीन का इंटीग्रल पार्ट है। सारे, ये मैं फर्स्ट टाइम, हाँ जी, हम लोग प्रेयर करते हैं और ओथ लेते हैं वहाँ पे कस्टमर की सेवा करने के लिए उस दिन। डेली हर दिन का काम है। और फिर जैसे नून में 2 o'clock वाइफ बेटे के स्कूल जाती हैं, उनको लेके घर जाती हैं। फिर मैं 3 बजे बेटी की बस आती है, उस पर जाता हूँ, उसको लेके घर जाता हूँ। तो सुबह ब्रेकफास्ट मैंने बच्चों के साथ किया, दोपहर में फिर मैं लंच दोनों बच्चों के साथ करता हूँ, और शाम को मैं 7 बजे घर पहुँच जाता हूँ। तो फिर डिनर भी बच्चों के साथ ही करता हूँ। और अगर थोड़ा पढ़ाना है बच्चों को तो शाम को मैं करीब 1 घंटा आधा घंटा उनको पढ़ा भी देता हूँ। मैथ्स या संस्कृत या ऐसा कुछ पढ़ाना है, इंग्लिश वगैरह, तो थोड़ा मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मोस्टली वाइफ ही देखती हैं, पर मैं भी थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ाता हूँ शाम को। तो इस तरह से दोनों चीज़ें आराम से चल रही हैं। फिर डिनर के बाद रात को मैं अर्ली सोता हूँ, बेसिकली 10 साढ़े 10, मैक्सिमम 10:45 तक मैं सो जाता हूँ। तो आई बिलीव इन टेकिंग एनफ स्लीप। तो मैक्सिमम 10:30 10:45 तक सोता हूँ और 6 बजे उठता हूँ। तो ये करीब 7-8 घंटे की नींद होती है। ये रेगुलर फिनोमेना है, बस ऐसे ही लाइफ चलती है। संडे भी ऐसे ही, ऐसे नहीं कि संडे को लेट उठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो संडे को भी उसी टाइम से उठना है, 6 बजे ही उठना है। नाश्ता वही 7:45 to 8 के बीच में करना है। और संडे को जैसे मैंने बताया टोस्टमास्टर्स मीटिंग होती है 8:30 पे, तो उसमें पहुंचना है, तो 8:10 पे निकलना ही है वहाँ से। तो गुड़गांव में इनफैक्ट 2 चीज़ें बहुत बुरी हैं यहाँ पे। सब अच्छा है पर 2 चीज़ें बहुत ही बेकार हैं। पहली चीज़ जो है वो पोल्यूशन, और दूसरी चीज़ जो हर बंदे को इम्पैक्ट कर रही है वो है ट्रैफिक। तो पोल्यूशन में बहुत कुछ हम शायद ना कर पाएँ, लेकिन ट्रैफिक में मैंने शुरू में ही सीख लिया था कि ट्रैफिक को बीट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखो, रोज़ अगर ट्रैफिक में 2 घंटे फंसे रहते हो, महीने में 50 घंटे लगाते हो, साल में 600 घंटे लगाते हो, तो आप सोचो 30 साल में कितने आपने लगा दिया, 18,000 घंटे लगा दिए। उसको 8 से डिवाइड करो, कई साल तो आपकी रोड पे बीत गई, राइट। तो ये चीज़ मैंने बहुत पहले सीख ली थी। तो इसीलिए IBM में जब मैं जॉब करता था, IBM के बहुत पास में मैंने घर किराए पे लेकर रखा हुआ था। अभी भी मैं इसीलिए नहीं खरीदता घर, कि घर खरीदने से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अगर मेरा वर्क प्लेस दूर हुआ तो मैं उसी घर से आऊँगा, चाहे मेरा 40 किलोमीटर दूर घर है। तो किराए का घर है तो मैं एक छोड़ के दूसरे घर में इजीली जा सकता हूँ, और अपने वर्क प्लेस के पास में घर रख सकता हूँ, ताकि ट्रैफिक में मेरा टाइम ख़राब ना हो। तो अभी जैसे मैं घर से स्कूल बच्चों के, या फिर स्कूल से ऑफिस, या घर से ऑफिस, कहीं भी मैं बाई कार 2 मिनट्स में जा सकता हूँ, वॉक करके 5 to 6 मिनट्स में जा सकता हूँ। मैक्सिमम लेट्स से 400 मीटर्स की डिस्टेंस है आपस में। तो ये स्ट्रैटेजिकली इसीलिए चूज़ किया हुआ है कि लाइफ थोड़ी सी सिंपल रहे, और जो मैं करना चाहता हूँ उसमें टाइम ज़्यादा दे पाऊँ, ट्रैफिक में इरिटेट होकर टाइम ना खर्च करूँ। करेक्ट। ट्रैफिक वाला जो टाइम है वो किसी के काम का नहीं है, वो तो बेकार टाइम है। उसमें इरिटेशन होता है, उसमें पैसा, एनर्जी, टाइम तीनों खर्च होते हैं। एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जहाँ तीनों खर्च हो रहे हैं, और बंदा इरिटेट होके घर पहुँचता है। इनफैक्ट काफ़ी लोग दूर जिनका ऑफिस हैं, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जितना हम सुबह से शाम तक ऑफिस में नहीं थके, उससे ज़्यादा ऑफिस से निकल के घर तक आने में थक गए।
कभी इनको 2 घंटा लग रहा है, कभी 3 घंटा लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। अब आपने देखा होगा बारिश के टाइम बिल्कुल, कई लोग नोएडा से गुड़गांव आते हैं या गुड़गांव से नोएडा जाते हैं, डिफिकल्ट तो 2 घंटे एक वन साइड उनको ट्रेवल करना पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट चॉइस है। मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को जिनकी फैक्ट्री भिवाड़ी में, रहते गाजियाबाद में, सुबह निकलते हैं 5 बजे, 7:30 बजे पहुँचते हैं, 7 बजे पहुँचते हैं, फिर वो दोपहर में 2 बजे फैक्ट्री से निकलते हैं ताकि ट्रैफिक को बीट करते हुए जल्दी घर पहुँच जाएं। बड़े ऑर्थोडॉक्स तरीके से अलग टाइम चूज़ किया है, लेकिन फिर भी इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते कि रोज 4-5 घंटे ट्रैफिक में रहते हैं, वो रोड पे रहते हैं। चाहे ट्रैफिक कम है पर है ज़रूर। अब एनसीआर में हालत ये हो गई है कि आप किसी भी टाइम निकल जाओ 24/7, किसी भी डे किसी भी टाइम निकल जाओ, आपको रोड खाली नहीं मिलने वाले हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बस यही है, दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड। बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाता हूँ। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि मैं बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एवरी डे करता हूँ, और फ्रेश खाना भी मिलता है। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है सब चीज़ें। ऑफिस में मैं अपने ऑफिस को नौकरी की तरह से लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा काम है तो मैं जैसे चाहूँ करूँ, मैं मालिक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप वहाँ कोशिश करता हूँ कि एक एम्प्लॉई की तरह बिहेव कर सकूँ, टाइम से आ सकूँ, टाइम से जा सकूँ। तो वो डिसिप्लिन वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टाफ को मैं यही कहता हूँ कि आप बिज़नेस में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसको नौकरी की तरह करोगे, और नौकरी में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसको अपना समझ के करोगे या अपने बिज़नेस की तरह करोगे। तो आई एम ब्लेस्ड विद सम ग्रेट स्टाफ मेम्बर्स। कभी कभी कहीं भी कोई इमरजेंसी आती है, जैसे घर में ही तो ऑफिस वाले मैनेज कर लेते हैं, ऑफिस में ही तो फिर घर पे भी मैनेज कर लेते हैं लोग। तो ऐसे बस चल रही हैं चीज़ें आपस में इंटीग्रेट करके ना। ये बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है, शुरू में हो सकता है एफर्ट लगे, लेकिन है नहीं, वो चीज़ें ऐसे यूज टू हो जाते हो फिर आप, तो इट बिकम्स ईजी। मुस्कुरा दो का विजन क्या है, और मतलब आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? ये 2 चीज़ बताओ आप मेरे को। ओके, मेरा बचपन की जैसे अपने बात करी, फिर कॉलेज की बात की, IBM की बात करी, वो सब टोस्ट मास्टर्स की बात करी, पूरी जर्नी जैसे अभी अपन आज बात कर रहे हैं, तो आई विल टेल यू, बचपन से लेकर के 2017 तक शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो मैंने सोचा और नहीं कर पाया। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी सोचा वही पाया, जो भी गोल सेट किया डेफिनेटली 100% उसको अचीव किया, कई बार 100 से भी ऊपर भी अचीव किया। तो चाहे स्टूडेंट लाइफ के गोल्स थे, या जॉब के गोल थे, या फिर टोस्ट मास्टर्स के गोल थे, या फाइनेंशियल अपने गोल थे, छोटे बड़े जो भी होते थे, तो सारे गोल्स मैंने अचीव किए हमेशा, और एकदम कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं जो भी सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन आई विल टेल यू, 2017 से 2020 ये 3 साल इतने ज़बरदस्त भी थे ना, इसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं थे, डाउन्स ही डाउन्स थे। तो मेरे को याद नहीं है मैंने कभी किसी दिन का, किसी वीक का, किसी महीने का, क्वार्टर का या साल का कोई गोल कभी अचीव किया हो। फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर। मेरे को शायद बिज़नेस करना ही नहीं आता था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं थी, एम्प्लॉय हायर करना ही नहीं आता था, मशीन खरीदनी नहीं, कुछ भी आता नहीं था शायद। तो बहुत सारी फेलियर्स मैंने देखी। फिर 2020 में जब कोविड आया, फैमिली जयपुर में अटक गई, मैं अकेला यहाँ अटक गया, तो सबसे पहला मैंने अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा फेवर ये किया कि मैंने गोल सेट करना बंद कर दिया। मैंने सारे गोल्स को पेपर पे लिखा और फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा आज का कोई गोल नहीं है, अच्छे से जीना है, खुश रहना है, बस यही गोल है। तो वो 2.5 मंथ्स कोविड के थे, समहाउ लोगों के फुल ऑफ स्ट्रेस थे और मेरे बहुत हैप्पी निकले, क्योंकि कोई गोल था नहीं कुछ। मैंने कहा चलो कुछ भी नहीं करना, आराम से हैप्पीली जीना है, अपन जीवित रह जाएं इस टाइम पे, वही बहुत बड़ी बात है। जिंदा बचना ही एक गोल है। उस टाइम पे तो सब यही सोच रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई कि यार गोल सेट ना करें तो लाइफ में बहुत हैप्पी रहा जा सकता है, स्ट्रेस को दूर रखा जा सकता है। तो समहाउ उसके बाद से मैंने गोल सेट करना लगभग बंद कर लिया, और मैं सेट करता भी हूँ तो दिन के सेट करता हूँ, वीक के भी नहीं करता कि क्या करना है वीक में, महीने में, साल में। तो अगर आप पूछते हो कि लाइफ का सबसे बड़ा विजन क्या है, ड्रीम क्या है, मुस्कुरा दो का विजन क्या है, तो ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। हम क्या करते हैं, अपने उस दिन के काम पे फोकस करते हैं, उस वीक के काम पे फोकस करते हैं, अगले वीक का देखेंगे, ऐसे रहता है। तो वी लिव 1 डे एट ए टाइम, 1 वीक एट ए टाइम। तो हमारा ये कि आज जो काम हमें मिला है उसमें अपना 100% दें, कल जो मिलेगा उसमें भी 100% देंगे। तो आज का काम कल पे नहीं छोड़ें, यही एक सबसे बड़ा जो है सोच रहती है दिन भर कि आज का काम आज करें। सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, सब बड़े बड़े फैंसी गोल बता सकते हैं, पर स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करते रहें, तो जो गोल हमने सोचे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, जो नहीं सोचे वो भी पूरे हो जाएंगे। और भगवान आपको जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा ही कई बार दे देता है। तो मैं अपने आप को लिमिट क्यों करूं कि मेरे को इतना चाहिए, हो सकता है ऊपर वाला मेरे को इतना देना चाहता है। तो वो पर्सपेक्टिव 2020 में डेवलप हुआ था, और अभी 5 साल होगी मैं उसी पर्सपेक्टिव को कैरी करता हूँ कि बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा विजन है, ऐसा मैं नहीं देखता। मैं डेली के काम पे फोकस करता हूँ कि आज मेरा काम क्या है, आज के कस्टमर्स को हम आज हैप्पी करेंगे, बाकी बात के बाद में देखेंगे।
तो शायद इसी का नतीजा है कि वी हैव वेरी गुड रिव्यू। जैसे मुस्कुरा दो में इतना हम पीछे नहीं पड़ते लोगों को रिव्यू लिखने के, अपने आप लोग लिखते हैं या फिर एक छोटा सा रिमाइंडर भी हमारी तरफ से कई बार चला भी जाता है। तो 700 लोगों ने करीब रेट किया है, तो उसमें 5-6 कुछ कॉम्पिटिटर्स को छोड़ दो तो 5 स्टार रेटिंग ही है। उन लोगों ने 1-1 किया तो ऐसे एवरेज करके 4.9 स्टार रेटिंग है। पीपल हैव रिटन ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट द कंपनी। अभी मैं जैसे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए यूएस गया था, वहाँ काफ़ी क्लाइंट से मुलाकात हुई, तो 1-2 क्लाइंट से मैंने पूछ लिया कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद मुस्कुरा दो, तो वो बहुत खुश थे, बेहद खुश थे। तो उनकी खुशी को देख के मेरा मन किया कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो मैंने पूछा कैन आई रिकॉर्ड योर टेस्टिमोनियल, और भी ज़्यादा खुश हो गए। मतलब वो चाह रहे थे कि मैं उनको शायद कुछ फेवर कर रहा हूँ, ऐसा उनको लग रहा था। तो इतने खुशी से टेस्टिमोनियल दिए उस 7-8 लोगों ने, मैंने अपने उस पर डाले भी थे स्टेटस वगैरह पे। तो मेरे को लगता है कि हम रोज़ अपना काम करते जाएं तो बड़े गोल और बड़े सपने दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली। तो ये मेरी फिलोसॉफी अभी है जो बनी है 5 साल से, और 3 साल की फेलियर्स देखने के बाद, एंड माई लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज गोन अप एंड आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा बताओ कि आपको क्या करना पसंद है, ये सब काम और इन सब के अलावा फैमिली, इन सब के अलावा आपको क्या पसंद है? ये देखो, अभी तो वैसे काम ही एक हॉबी बना हुआ है, पर फिर भी अगर आप पूछो आउटसाइड दिस तो मेरे को रीडिंग बहुत पसंद है। बाकी कुछ टाइम के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ करते रहते हैं। कभी मैं समर्स में स्विमिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, वो सब। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जिस हॉबी ने सर्वाइव किया है, जो सस्टेन किया मेरे साथ 2005 से 25 तक 20 साल, वो रीडिंग ही है। तो आई हैव ए गुड कलेक्शन ऑफ फैंटास्टिक बुक्स। 2023 में जो मैंने बुक्स पढ़ी थी 52, उसमें से 17 बुक्स फाइनेंस की थी, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर थी, और इन्वेस्टमेंट जर्नी बिगिन कर ही रहा था उस टाइम। तो मेरे को बेसिक फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करने थे, उसके लिए मैंने वो एक जोन चूज़ किया और उस जोनर में बहुत सारी बुक्स पढ़ी। पर मैक्सिमम बुक्स जो मैं पढ़ता हूँ वो बिजनेस लीडर्स की बायोग्राफीज होती हैं, या फिर कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स भी हो सकती हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स काफ़ी अच्छी बुक थी, द वन थिंग एक बहुत बढ़िया बुक थी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। फिल नाइट जो नाइकी के फाउंडर हैं, उनकी बुक है शू डॉग, वो भी काफ़ी अच्छी बुक लगी थी मेरे को। ऐसे आई रीड लॉट ऑफ बुक्स। अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट मेरी फेवरेट है वो है जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, जो गौतम वैद्य की बुक है, वो कंपाउंडिंग के ऊपर बोलती है। तो कंपाउंडिंग की जो पावर है उससे बहुत फैसिनेट हो गया था मैं, तो उसके ऊपर मैंने 3 बुक्स बैक टू बैक सिर्फ इसी टाइटल से पढ़ी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, ऐसे करके। तो रीडिंग एक ऐसी चीज़ को मैं हॉबी बोल सकता हूँ, एंड आई रियली लव रीडिंग। जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अभी भी मेरी रीडिंग लिस्ट में बहुत सारी बुक्स रखी हैं जो मेरे को कंप्लीट करनी है। कुलदीप, जैसे रीडिंग की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कॉलेज के बाद कभी बुक्स ही नहीं पढ़ी उन्होंने, हाँ। लेकिन मेरे को लगता है रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए। आप देखो, वॉरेन बफे की बात करें जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो 8 घंटे रोज़ पढ़ते हैं। बिल गेट्स की बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, वो तो 1 साल में 1 हफ्ता फ्री ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं 1 हफ्ते की, जाके कहीं किसी होटल में, रिजॉर्ट में चेक इन करते हैं, वहाँ पूरे वीक तक पढ़ते हैं, 10-12 बुक्स निपटाते हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी पढ़ते हैं। तो रीडिंग से न केवल नॉलेज मिलती है, बल्कि अपने जो ब्रेन जो है, मेरे को लगता है उसका भी कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ होराइजन एक्सपेंड होते हैं। और रीडिंग के टाइम पे आपकी दुनिया वो होती नहीं जहाँ बैठे हो, दुनिया अलग हो जाती है, आप अलग वर्ल्ड में चले जाते हो। जैसे मैंने फिल नाइट की ये बुक पढ़ी थी शू डॉग, मैं पूरा यही फील कर रहा था कि मैं को फाउंडर हूँ नाइकी का, और मैं शू डॉग का जो फाउंडर हैं फिल नाइट, उनके साथ लाइफ जी रहा हूँ। एकदम अंदर से ऐसा थ्रिल आ रहा है। कई बार तो मैं खाना पीना भूल जाता हूँ। जैसे ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है, मैंने सिंगल सिटिंग में पूरी की थी। नाश्ता करके मैं सुबह बैठा और 3 बजे इसको पूरा करके फिर मैंने लंच किया। तो मुझे लगता है रीडिंग जो है एक एसेंशियल हैबिट होनी चाहिए हर बंदे की लाइफ में, जो भी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, चाहे हाउस मेकर है, कोई भी है, रीडिंग हर बंदे का इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, बाकी लोगों का अलग थॉट्स हो सकते हैं। देयर आर वेज ऑफ लर्निंग, कुछ लोग यूट्यूब देख के सीखते हैं, कुछ लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करके सीखते हैं, पर रीडिंग जो बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है और बहुत सस्ते में काफ़ी कुछ सिखा देती है। एक बुक का खर्चा ही क्या, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, और इतना कुछ सीख लेते हैं जो कई लाखों की ट्रेनिंग में शायद हम नहीं सीख पाते। आजकल ये गुरुज का ज़माना भी आ गया है जो आपसे 1 लाख प्लस GST चार्ज करते हैं, सुबह से शाम तक जाओ, आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे, लाइफ ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। मेरे को समाओ ये पसंद नहीं आता है। 1 लाख रुपए दे करके आप सुबह से लेकर शाम तक क्या सीख के आएंगे? 1 लाख रुपए की कितनी बुक्स आप पढ़ सकते हैं वो देखिए, जब बुक्स पढ़ेंगे उस प्रोसेस में कितना आप डाइजेस्ट कर पाएंगे वो देखिए। एक दिन के आप उस
ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा जान भी लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आप, एक लिमिट होती है इंसान की। पर आप धीरे धीरे बुक्स पढ़ते हैं, थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं, कुछ कपल ऑफ ईयर्स तक, डिकेड्स तक पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ आप इम्बाइब कर लेते हैं। और वो जो बुक रीडिंग का जो हैबिट थी और स्टोरी टेलिंग की जो हैबिट बनी टोस्ट मास्टर्स में, उन दोनों को कंबाइन करके फिर ये जो मेरी बुक है मूव माउंटेन्स, ये इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जो स्टोरीज़ थी, ये मैंने अपनी लाइफ में ऑडियंस को बता के उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, परफॉर्म करवाया, खुद भी इनको पढ़ के इंस्पायर हुआ। तो एक कलेक्शन बन गया था 52 स्टोरीज़ का। और फिर हम लोगों ने ये जो है 2018 में बुक लॉन्च की। इनफैक्ट मैंने अकेले ने करीब 40 स्टोरीज़ बना ली थी, फिर दीपक जी जो है उनको साथ में लेके आए, क्योंकि मैं अकेला कर नहीं पा रहा था, पूरा बिजनेस में काफ़ी उलझ गया था। तो मुझे लगा बिजनेस के चक्कर में प्रोजेक्ट पीछे ना छूट जाए, तो दीपक जी को साथ लेके आया, हमने साथ मिलके फिर ये जो बुक है मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट ए टाइम, ये हम लोगों ने 52 स्टोरीज़ का कलेक्शन अपने कॉन्टेक्स्ट और लर्निंग के साथ डेवलप किया। और इसमें देखेंगे तो हर चैप्टर के बिगिनिंग में एक कैरिकेचर दिया हुआ है, ये पेंसिल से हमने हैंड ड्रॉ करवाया एक आर्टिस्ट से। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरी स्टोरी जब पढ़ लेगा कोई और दूसरी बार उसको रिवाइज करेगा, रिविजिट करेगा, तो उसको एक बार ये कैरिकेचर देख के पूरी स्टोरी रिमाइंड हो जाएगी माइंड में, उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस तरीके से ये बुक आई थी और फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी ये बुक बिकी। मेरा पब्लिशर मेरे को कहता है कि 10,000 कॉपीज़ पहले साल में इसकी निकली थी। अमेजन की बेस्ट सेलर बुक रही थी ये, पर धीरे धीरे हमने इसकी मार्केटिंग नहीं करी और फिर मार्केटिंग के बिना तो कोई भी चीज़ ड्राई डाउन हो ही जाती है। पर इसका दूसरा अच्छा मोमेंट मेरी लाइफ में तब आया जब एक कंपनी के फाउंडर ने पढ़ी इसको और पढ़ करके बोलता है कि मेरे को ये 1000 कॉपी चाहिए, पर हिंदी में चाहिए। तो उनके लिए फिर स्पेशली मैंने हिंदी वाली जो बुक है पानी की ओ चाह तो पर्वत भी देंगे राह, वो मैंने फिर ट्रांसलेट की थी। उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। 1500 कॉपीज हमने बनाई थी, उसमें आज भी 500 कॉपीज़ रखी हुई हैं। और लेकिन इंग्लिश वाली का रिस्पॉन्स अच्छा है, आज भी ये जाती रहती है, मतलब हर वीक 10-12-15 कॉपीज़ की बिकती रहती हैं। तो पब्लिशर का भी यही कहना है मेरे को, और मैं खुद भी फील करता हूँ। मेरे पास भी जैसे रखी हुई हैं, तो मेरे से भी लोग मांगते रहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो ये जाती है। तो बस वो रीडर से ऑथर की तरफ ऐसे ही थोड़ा सा चला गया था। अभी दूसरी एक और थर्ड बुक इनफैक्ट मैं अपनी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, वो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर है। तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा जा चुका, करीब 70 पेजेस मैंने बनाए हैं, पर अभी भी बहुत फिनिशिंग की ज़रूरत है, तो प्रोबेबली 1 साल और लग जाएगा, धीरे धीरे मैं काम करूँगा। तो सेकंड बुक जो है आपकी, थर्ड बुक तो वो हम अगले 1 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मतलब आइडिया ये कि दीपावली नेक्स्ट ईयर 2026 या फिर क्रिसमस तक मैक्सिमम ये आनी चाहिए। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के ऊपर रहेगी और उस पर भी फाइन ट्यूनिंग चल रही है, बट वो स्पीड और कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, तो थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है, बट वो है, इट्स ऑन द कार्ड्स। चलिए हम वेट करेंगे उस बुक का। Thank you.